अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, दो अहम खबरें हैं। चूँकि इन इश्यूज़ की अपनी अहमियत है, इसलिए इनका तज़किरा भी ज़रूरी है, लेकिन बात आज करना मकसूद है सियालकोट वाक़े के हवाले से, और फिर हम आपको माज़ी के वो वाक़यात बताएंगे जो इससे पहले हो चुके, सियालकोट में भी और गुजरांवाला डिवीज़न में और फिर पंजाब के और दीगर शहरों में। नाज़रीन, आज एक बड़ा वाक़या हुआ सियासी तारीख़ का। पाकिस्तान की सूबाई असम्बली के सिंध की सूबाई असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी को गिरफ़्तार कर लिया गया। आगा सिराज दुरानी पर नैब ने आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम आयद किया है। उनको पहले उनके घर का घेराव किया गया था, फिर उसके बाद उनकी ज़मानत भी हो गई थी। एक मरतबा वो गिरफ़्तार भी हुए थे, ज़मानत हो गई थी, और फिर वो अचानक गायब हो गए, क्योंकि नैब ने किसी ऐलान के बगैर उनको गिरफ्तार करने का प्लान बनाया। सिराज दुरानी रिसोर्सफुल आदमी है, उनको इल्म हो गया, तो वो गायब हो गए, और फिर अचानक वो नमूदार हुए इस्लामाबाद में कई महीनों के बाद। 2 से 3 महीने इस बात को हो चुके, और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। गुज़िश्ता रोज़ आज उसकी समाअत थी। उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर किया, लेकिन अदालत ने कहा कि नैब के सामने सरेंडर करें, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद आपकी ज़मानत बाद गिरफ्तारी, यानी ज़मानत बाद गिरफ्तारी, वो उसी वक्त हो सकती है जब आप नैब को सरेंडर करें, और उन्होंने अदालती हुक्म पर नैब को सरेंडर कर दिया। नाज़रीन, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आगा सिराज दुरानी कौन है। बज़ाहिर वो आसिफ अली ज़रदारी के करीबी दोस्त हैं, और उनका और पीपल्स पार्टी का यही कहना है कि इसी वजह से, चूँकि ज़रदारी साहब के बाकी तमाम दोस्त एक एक करके रफ्ता रफ्ता उनके खिलाफ गवाह बन चुके हैं, वादा माफ़ गवाह, या कहीं किसी ने कहीं कोई बयान दे दिया। वो वाहिद दोस्त है अभी तक जो स्कूल कॉलेज के ज़माने के हैं, पेटारो के ज़माने के दोस्त हैं, और वो आसिफ अली ज़रदारी के साथ खड़े हैं। वज़ारत आला के उम्मीदवार भी रहे हैं, लेकिन उनका दूसरा हवाला ये है कि वो उनके वालिद जो थे, वो सिंध के बड़े लोगों में शुमार होते थे, और एक ज़माने में उनकी फैमिली एशिया बर सग़ीर की, ज़्यादा मुनासिब होगा, दौलतमंद ख़ानदानों में से एक थी। एक हवाला उनका और है, वो साबिक़ पीर पगारा सैयद अली मर्दान शाह, जो बहुत बेटी सियासतदान थे, बड़े सियासतदान थे, उनके दामाद भी हैं, और मौजूदा पीर पगारा के बहनोई हैं। केस के हवाले से मज़ीद तफ़सीलात आपको अगले किसी प्रोग्राम में बताएंगे। एक और आज गैर मामूली वाक़या हुआ नाज़रीन। अचानक सर्बिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के अकाउंट से एक हुकूमत मुखालिफ मैसेज हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैसेज दिया गया, महंगाई बहुत हो गई, और आप क्या समझते हैं कि हम सरकारी हुकाम इसी तरह खामोश रहेंगे, और फिर रियासत मदीना की बात की गई, तब्दीली की बात की गई, और फिर उसके साथ एक नगमा बना है, तंजिया नगमा है, वो भी अटैच किया गया। दफ्तर खारजा से जब ये पूछा तो 2 घंटे तक तो दफ्तर खारजा को कुछ इल्म ही नहीं था। फिर पता चला कि सुबह 6 बजे के करीब, ये बल्कि 5 बजे, ये वेबसाइट हैक की गई है, और 6 बजे मैसेज आया, और ये इतला भी दफ्तर खारजा ने कोई 2 घंटे के बाद दी। फिर बलगरात से पाकिस्तानी सफारत खाने ने ये बताया कि कराची से ये हैक की गई है, लेकिन हमारे ज़राए ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है, कोई ना कोई अंदरूनी शख्स इसमें मुलव्वस है। तहकीकात इसकी जारी हैं, और नाज़रीन, उसमें कहा यह गया था कि फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस बच्चों के तालीमी अखराजात जो सर्बिया में सफारत खाने के हुकाम हैं, उनके बच्चों की तालीमी अखराजात नहीं अदा किए जा रहे, स्कूलों की फ़ीसें अदा नहीं हुई, और 3-3 माह हो गए और बच्चों के नाम कट रहे हैं। इस हवाले से एक इत्तला ये भी है कि कुछ सफारत खानों ने ये दरख्वास्तें दे रखी हैं वजारत खारजा को फ़ंड्स रिलीज़ करने की। बांग्लादेश के इमरान सदीक़ी साहब जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने हमारे एक दोस्त को तस्दीक की, और मुझे भी हाई कमीशन के बाद हुकाम ने तस्दीक की कि एक ख़त लिखा गया है, वजारत खारजा की तवज्जो दिलाई है कि 3 महीने के तालीमी अखराजात ओवर ड्यू हो गए हैं, और अब हाई कमीशन के पास पैसे नहीं है कि वो मज़ीद जो है वो बेयर कर सके अखराजात, तो ये पैसे अदा किए जाएँ। और ये नाज़रीन कोई गैर मामूली बात नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, एम्बेसीज़ के पास फ़ंड्स होते हैं, सफ़री अखराजात या ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के, या मेहमान अगर आ जाएँ, उनकी खातिर मदारत या कुछ और फंक्शन अगर होते हैं, तो उसमें
وہ अखराजात हो जाते हैं और उसके बाद फिर वजारत ख़ारजा जारी कर देती है। देर सवेर भी होती है, कोई सेट पैटर्न नहीं है, कोई गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बड़ा वाक़या है आज पाकिस्तानी सफ़ारती तारीख़ का, और ये नहीं होना चाहिए था। हुआ इसको भारतीय मीडिया ख़ास तौर पर उठा रहा है, और बाकी दुनिया के और मीडिया ने भी इसके ऊपर बात की। लेकिन नाज़रीन, आज बात करना मकसूद है सियालकोट के वाक़े पर। बदकिस्मत श्रीलंकन मैनेजर जो कहा जाता है कि उनके एक्सपोर्ट मैनेजर थे, प्रांथा समथिंग नाम था उनका, उन्हें जिस तरह हुजूम ने उनकी लिंचिंग की, उन्हें मारा, फिर उनकी लाश को जलाया गया। बहुत ही दिलखराश वाक़या है नाज़रीन, लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है। आपको याद होगा चंद साल पहले जब पंजाब में पीपल्स पार्टी और नवाज मियाँ साहब की मुश्तरका हुकूमत थी, या उसके बाद किसी वक्त, लेकिन पंजाब में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, उस वक्त भी 2 भाइयों को जला दिया गया था, डकैती का इल्ज़ाम उनके ऊपर आयद किया गया था, उनको मारा कूटा गया था, फिर उसके बाद उन पर तशद्दुद किया गया, सड़कों पर घसीटा गया, और फिर सड़क पर उनकी लाशें लटकाई गई थी। उस कत्ल में भी उस वक्त भी बहुत लहदे हुई, और ये कहा गया कि यूं कर दिया देंगे और यूं कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 भाइयों को सजाए मौत हुई, जो बाद में उम्र कैद में तब्दील हो गई। अगर उस वक्त ये वाक़या वाक़ये के तमाम जिम्मेदारों के साथ सख्ती से निपटा जाता, क्योंकि सिर्फ वो 2 भाई तो नहीं थे ना, जो और लोग अकम्प्लिस थे उनको रफ्ता रफ्ता छोड़ दिया गया था। आज भी यही हुआ कि एक पूरा हजूम 300-400 लोग हैं, उनके सामने ये सब कुछ हुआ, और वो खड़े तमाशा देखते रहे और नारे लगाते रहे। तौहीन रसालत का इल्ज़ाम आयद किया गया है, और फिर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम यूँ समझिए, और फिर 2 नौजवानों ने आकर ये शहादत दी कि जी उन्होंने कोई मुक़द्दस औलाद फाड़े थे। ये तो तहकीकात के बाद ही होगा, और हो सकता है वो बच्चे दुरुस्त कह रहे हों, लेकिन क्या ये तरीक़ा नहीं है। रियासत का कानून मौजूद है, उसके तहत कंप्लेंट होनी चाहिए थी। फैक्ट्री मालिक ने भी कहा कि उन्हें ताख़ीर से पता चला, और फिर वज़ीर कानून पंजाब ने कहा कि पुलिस को जैसे ही पता चला 11:06 पर तो पुलिस पहुंची, लेकिन हुजूम बेकाबू हो चुका था, और ज़ाहिर सी बात है उस वक्त गोली नहीं चलाई जा सकती। हुकूमतों की भी मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन नाज़रीन, ये पहला वाक़या नहीं है, और ना ही शायद ये आखिरी है। बदकिस्मती है, हम वहशी कौम बनते चले जा रहे हैं पिछले 20-30 साल से। ख़ास तौर पर जब से हमारे यहाँ मजहबी इंतहा पसंदी को हवा दी गई है। आपको याद है नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहली मरतबा जब आई थी, नवाज शरीफ साहब पर की हुकूमत पर तौहीन रसालत के कानून में तरमीम का इल्ज़ाम आयद हुआ था। वो जो भी हुआ था, लेकिन PTI उसके पीछे थी, और ये बात बादशाह दस्तावेज़ात से साबित भी हुआ। अब भी नाज़रीन ऐसा ही है कि अब भी तहरीक लब्बैक का नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि तहरीक लब्बैक शायद उसमें शामिल हो। ताहम उनके कुछ ऐसे लोग जो उनके हमदर्द हैं, वो ज़रूर शामिल हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तहरीक लब्बैक ने कोई ऐसा किया होगा। हाँ, अलबत्ता इशू वही है, तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत, यही इन्हीं इल्ज़ामात को, इन्हीं क़वानीन का सहारा लेकर अब तो बदला लेने का रिवाज हो गया है। मुझे याद है 1990 की बात है, लाहौर के एक सिनेमा में एक बड़ी फ़िल्म लगी थी, और बहुत चली वो फ़िल्म, बहुत रश था उस पर। हम भी वहाँ मौजूद थे, हम मैनेजर के पास बैठे हुए थे, वो हमारे दोस्त थे, कि एक साहब लाइन क्रॉस करते हुए किसी न किसी तरह खिड़की पर पहुँचे, और जब टिकट क्लर्क ने उनसे कहा कि आप लाइन में अपनी बारी पर आइए, तो उन्होंने क्लर्क को आगे से ये कहा कि तू मैनू टिकट नहीं देनी तो ना दे, लेकिन तू मेरे नबी दी शान विच गुस्ताखी किस तरह कर सकना है। और उसके बाद तोड़ फोड़ हुई, वो सिनेमा को आग लगा दी गई, और वो फिल्म कई दिन लेट हो गई, और 15-20 दिन लगे उस सिनेमा को बहाल होने में। नाज़रीन, इसके अलावा इससे पहले भी वाक़यात हुए हैं। मुझे याद है 1998 में गुजरांवाला में एक हाफिज़ कुरान थे, वो PhD भी डॉक्टर भी थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, थोड़ा सा गुस्सा करते थे, और उनकी जो अहलिया थी, उनके ऊपर एक और पड़ोसी की बुरी नज़र थी। उस पड़ोसी ने ये सारा कुछ मैनेज किया, और फिर उस इस्लामिक स्कॉलर के हवाले से जाकर ये ऐलान कर दिया कि उन्होंने तौबा नाउज़ुबिल्लाह कुरान की तौहीन की है। बाकी वाक़या ज़ाहिर सी बात है उसकी तफ़सीलात सामने नहीं आई। उसके बाद वो पुलिस ने आके उन साहब को गिरफ़्तार किया, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था। फिर मौलाना साहब की तशफ़ी ना हुई, वो गए मस्जिद में, उन्होंने मस्जिद में ऐलान किया, और फिर एक हुजूम थाने पर हमलावर हुआ। उस PhD स्कॉलर की, जो इस्लामिक उलूम में PhD थे और हाफिज़ कुरान भी थे, उनको घसीट कर सड़क पर लाकर इसी तरह मारा गया।
یہ بھی ایک واقعہ ہوا۔ کوٹ رادھا کشن میں بھی اسی طرح کی موب لنچنگ ہوئی، اور مبینہ الزامات پر کئی مسیحیوں کے گھر جلائے گئے، کچھ سال پرانی بات ہے۔ پھر ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اسی قسم کا واقعہ ہوا، وہ بھی مسیحیوں کے گھروں پر حملے کیے گئے، بڑی مشکلوں سے کنٹرول کیا گیا، کئی لوگ زخمی ہوئے، چند کو مار بھی دیا گیا۔ پھر مجھے ایک آپ کو اور واقعہ بتاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں ایک 12 سالہ بچی پر توہین قرآن کا الزام عائد ہوا تھا۔ بعد میں وہ عدالت میں ثابت ہوا کہ وہ مولانا صاحب جو تھے، وہ ان کی والدہ سے کچھ ڈیمانڈس تھی ان کی، اور وہ مولانا صاحب بعد میں غائب ہو گئے، اور وہ انہوں نے الزام عائد کیا تھا، اور پھر وہ خود ملوث بھی تھے، اور اس کے بعد وہ فرار ہو گئے۔ اسی طرح کے ایک واقعہ 90 کی دہائی میں ابتدائی سالوں میں لاہور میں ہوا تھا۔ ایک خاتون، مسیح خاتون کے 11 اور 12 سال کے بچے پر مولانا صاحب نے تحریف قرآن کا الزام عائد کیا تھا۔ عدالت نے بچوں کی رائٹنگ لے کر، اور مولانا صاحب کے دونوں ہاتھوں کی رائٹنگ لے کر، بچوں کے بھی دونوں ہاتھوں کی رائٹنگ لی گئی، اور اس کے بعد اس کے فورینسک کرایا سنگاپور سے، تو مولانا صاحب انوالو نکلے۔ اس کے پیچھے بھی کچھ مولانا صاحب کے اپنے مضمون مقاصد تھے۔ پھر ان بچوں کی ضمانت ہوئی، اور ضمانت دینے والے جج عارف اقبال بھٹی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کے گیٹ پر تیسرے یا چوتھے دن قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ سب واقعات ہماری تاریخ کا بے رحم حصہ ہیں، لیکن ناظرین ابھی کچھ عرصہ پرانی بات ہے۔ پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا میں۔ مردان میں باچا خان یونیورسٹی میں مشال خان جو بڑا بریلینٹ نوجوان تھا، اس سے کسی نے دشمنی نکالنی تھی، اور پھر اس کو جس طرح سے یہی توہین مذہب اور توہین رسالت کے قوانین کا سہارا لے کر جس طرح اسے ذاتی انتقام لیا گیا، موب لنچنگ کی گئی، اور اس کے والدین کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کی بہنوں کو دھمکیاں دی گئیں، والدین اس کے بہت عرصہ عدالتوں میں، اسلام آباد میں بھی دھکے کھاتے رہے بیچارے، کچھ نہیں بنا۔ صرف یہ چند واقعات نہیں ہیں، ماضی کی تاریخ دیکھیں گے تو اور بہت کچھ نکل آئے گا، لیکن پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بردبار، بہت حلیم الطبیعت شخصیت تھے۔ وہ برداشت کرتے تھے، اور ابھی واقعات بھرے پڑے ہیں۔ وہ کوڑا پھینکنے کی جسارت کرنے والی خاتون، جس سے ناپاک جسارت کرتی تھی، اس کا واقعہ ہے وہ کس طرح سے رسول اللہ نے اس کی طبیعت پوچھی جب وہ خاتون بیمار ہوئی۔ یا ایک اور غیر مسلم کمانڈر تھے جو بعد میں بہت بڑے مسلمان مجاہد بنے، اور بڑے مسلمان کمانڈر بنے۔ وہ رسول اللہ سے انہوں نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، لیکن رسول اللہ نے برداشت کیا، اور پھر رسول اللہ کے رویے کی وجہ سے وہ صاحب جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، اور اس وقت بھی صحابہ کرام غصے میں تھے، لیکن ان کو بہت تحمل کی ہدایت کی رسول اللہ نے۔ ناظرین یہ ایسے واقعات ہیں، لیکن جو آج کا واقعہ ہوا اس کے بہت دور رس نتائج ہیں۔ مثلاً یورپی یونین ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے، اور یورپی پارلیمنٹ میں پاکستان کے خلاف ایک قرارداد ہے جو مؤخر کر دی گئی ہے اگلے سال تک۔ اس قرارداد میں مذہبی انتہا پسندی کا تذکرہ ہے، اور مذہبی قوانین کے غلط استعمال کا تذکرہ ہے۔ امریکی مذہبی آزادیوں کے حوالے سے جو رپورٹس مرتب کرتے ہیں، اس میں پاکستان کے خلاف رپورٹ ابھی حال ہی میں دی گئی ہے، دفتر خارجہ نے اس کے اوپر بڑا شدید رد عمل ظاہر کیا۔ لیکن ناظرین ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس قسم کے واقعات جو اب ہوئے ہیں، اس کے بعد دنیا ہماری بات پر یقین کرے گی؟ دنیا ہماری بات پر کیوں یقین کرے گی ناظرین، جب ہم خود دنیا کو جواز فراہم کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے سلمان رشدی نے بھی جب شیطانی آیات لکھی، اس وقت بھی ہم نے اپنے 6 لوگ مارے اور بہت نقصان کیا۔ اس کے بعد جب چارلی ہیبڈو میں اور سویڈن میں خاکے چھپے توہین پر مبنی رسول اللہ کی، تو ہم نے 5 ارب روپے کا اپنا نقصان کیا، اور ہم نے جن لوگوں نے بھی نقصان کیا ان میں شاید وہ بھی شامل ہے، پوری قوم بھی اس میں شامل ہے۔ ہم نے نہ سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، نہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، ہم بس اپنا نقصان کرنے پر یقین رکھتے ہیں ناظرین۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارا یہ جو انتہا پسند رویہ ہے
وہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہا ہے۔ قانون موجود ہے، قانون میں سکم ہو سکتا ہے، اس کو درست کرانے کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن قانون کا سہارا لینا چاہیے۔ اگر یہ تو سری لنکا کی مہربانی ہے کہ اس نے اب تک پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی کو نبھایا ہے، اور اس کی طرف سے ابھی تک صرف انتظار کیا جا رہا ہے ابتدائی نتائج کا۔ ان کا رد عمل پوری طرح ابھی سامنے نہیں آیا۔ سری لنکا کے صدر نیشنل ڈیفنس کالج کوئٹہ کے فارغ التحصیل ہیں۔ پاکستان کے ساتھ سری لنکا کا بہت ہی بھائی چارے کا تعلق ہے، لیکن اگر ہم باز نہیں آئے تو ہم اپنے ملک کو، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ ناظرین، اب چلتے چلتے آپ کو چند اشعار سنا دیں۔ حبیب جانب نے لکھے تھے کہ ناموس کے جھوٹے رکھوالو، بے جرم ستم کرنے والو، کیا سیرت نبوی جانتے ہو؟ کیا دین کو سمجھا ہے تم نے؟ کیا یاد بھی ہے پیغام نبی؟ کیا نبی کی بات بھی مانتے ہو؟ ناظرین، نبی کی بات کو ماننا چاہیے۔ رسول اللہ ہمارے لیے سب سے عظیم المرتبہ شخصیت ہیں، ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔